दोस्तों आज आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। थोड़ा साइंस से रिलेटेड है लेकिन आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज 3 ऐसी बड़ी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जिसने साइंस को, फिजिक्स को या फिर पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया। दोस्तों वो थ्योरी है, पहली तो बिग बैंग थ्योरी है कि कैसे यूनिवर्स बना। दूसरा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन ने दिया था इस थ्योरी। और जो तीसरा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है दोस्तों ब्लैक होल। तो डिस्कस करेंगे आज इन सब के बारे में। इससे पहले कि इन थ्योरीज को समझो, पहले समझते हैं यूनिवर्स क्या है। दोस्तों यूनिवर्स, ब्रह्मांड। दोस्तों यूनिवर्स कितना बड़ा है हमें नहीं पता। अभी तक शायद हम यूनिवर्स के 1% हिस्से को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, या शायद उससे भी कम। दोस्तों अगर यूनिवर्स के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये बस सिर्फ 2 चीज़ों से बना है, सिर्फ 2, और वो है मैटर और स्पेस। अब ये मैटर में सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जो आप देख सकते हैं, यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, सन, हमारा अर्थ, हम जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो वो, और वो सारी चीज़ें जो एक एटम से बनती है। अब एटम किन चीज़ों से बनती है? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एटम के बीच का न्यूक्लियस। तो वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट जो एटम से बनी है वो मैटर है। और दोस्तों दूसरा है स्पेस। अब ये स्पेस कोई खाली जगह नहीं है, एक्चुअल में खाली जगह तो है लेकिन ऐसी जगह जहाँ एटम्स नहीं हो, सिर्फ वैक्यूम, हवा भी नहीं होना चाहिए, वो सारे स्पेस में आते हैं। तो ये 2 चीज़ों से बना है हमारा यूनिवर्स। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपैंड होते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि इस यूनिवर्स के आगे बढ़ने के लिए एनर्जी इसको मिल कहाँ से रही है। अब दोस्तों समझो इसको, जैसे मान लो आप साइकिल को धक्का मारते हो, तो आपने साइकिल पर फोर्स डाला, ठीक है, तो आपके फोर्स की वजह से वो साइकिल आगे बढ़ा, या साइंटिफिक टर्म में इसको हम ये कहेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन कुछ टाइम बाद तो साइकिल रुकेगी ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी तो खत्म होगी। तो वैसे ही अगर यूनिवर्स अभी भी आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऊर्जा या एनर्जी तो लग रही है ना। तो ये एनर्जी यूनिवर्स के पास आई कहाँ से? तो दोस्तों अब यहाँ पर एंट्री होती है बिग बैंग थ्योरी की। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, समझना इसको थोड़ा ध्यान से। थोड़ा जब कुछ भी नहीं था दोस्तों, भूल जाओ कि यूनिवर्स है, भूल जाओ कि तुम हो, और ये मानो कि एक छोटा सा एक बॉल है। भूल जाओ यूनिवर्स है, भूल जाओ कि कुछ प्लैनेट्स है, क्योंकि आपको यूनिवर्स के बनने के पहले की बात बता रहा हूँ। ऐसा मानो कि सिर्फ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है और वो है बस ये बॉल। इसकी साइज आप कुछ भी ले सकते हो। अब मान लो कि इस बॉल की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, जो इन्फिनिटी का मार्क होता है ना उससे थोड़ा सा कम, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी इस बॉल की। अब इतनी ज़्यादा डेंसिटी है बॉल की तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। एक गुब्बारे में बहुत ज़्यादा हवा भरता हूँ तो उसके वजह से गुब्बारे में प्रेशर बनता है, तो एनर्जी भी तो बनेगी ना। साइंटिफिक टर्म में हम इसे पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। अब देखो ये जो बॉल है ये भी बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। मैंने कहा था ना आपको, वो हर चीज़ जो ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्ट करती है वो एटम से मिलकर बनी होती है। तो वैसे ये बॉल भी बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। अब इसकी साइज हमें नहीं पता तो आप कुछ भी मान सकते हो। अब क्या होता है, किसी टाइम उस बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाले बॉल में हो जाता है भैया एटॉमिक फ्लक्चुएशन। एटॉमिक फ्लक्चुएशन दोस्तों, एक एटम अपनी जगह से हल्का सा हिल जाता है। अब वो एटम किसी दूसरे एटम को हिलाएगा और दूसरा तीसरे एटम को हिलाएगा, और हिलने की वजह से एनर्जी ओवरफ्लो होने लगते हैं। अरे भाई अगर 50 लोगों के एक रूम में 5 करोड़ लोगों को अगर भर दूं तो उससे करोड़ गुना ज़्यादा डेंसिटी रहेगी उस बॉल में। तो अगर उसमें हल्की सी भी हलचल होगी तो भैया पोजीशन गड़बड़ाएगा। अब पूरा बॉल हिलने लगता है, उसकी एनर्जी एक्टिव होने लग जाती है और एक टाइम आकर वो बॉल फट जाती है। बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है उस बॉल में। उस बॉल के सारे एटम पूरे फेंका जाते हैं और हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा होने के तुरंत बाद ही यूनिवर्स अपने शेप में आने लगा। साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग होने के बाद सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड में 10⁻⁸ सेकंड में यूनिवर्स अपने एक्चुअल शेप में आने लगा था। फिर बिग बैंग होने के करीब 3 सेकंड के बाद एलिमेंट्स बनने स्टार्ट हुए, मतलब जो एक्चुअल पार्टिकल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो बने। बहुत बड़े बड़े पार्टिकल एक दूसरे से टकराए और करीब बिग बैंग के 30,000 साल के बाद भी ये पार्टिकल्स में एनर्जी थी। ये आगे बढ़ते ही जा रहे थे और यूनिवर्स को और फैलाते जा रहे थे। इसे रेडिएशन एरा भी कहते हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स हाई एनर्जी के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अब इतना होने के बाद यूनिवर्स में एक नई फोर्स बनी, वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आती है और सारे यूनिवर्स के सारे छोटे बड़े पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगती है।
और अट्रैक्ट करते करते यानी कि बिग बैंग के 3,80,000 साल होने के बाद किसी एक एटम के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आकर चिपक जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उस एटम से एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। और दोस्तों उसी एटम को हम आज हाइड्रोजन कहते हैं, और ढेर सारे ऐसे ही हाइड्रोजन बनते हैं। और ये जो एटम बन रहे हैं इनमें अभी भी काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी गर्म है ये। अब ऐसे बहुत ज़्यादा पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़कर एक बहुत बड़ा स्पेस क्लाउड या स्पेस डस्ट बनाते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये चमकने लगती है, और इसी को स्टार्स और गैलेक्सी कहते हैं, जो बिग बैंग होने के करीब 30 करोड़ साल बाद हुई। अब इसके बाद पार्टिकल्स ऐसे मिलते रहे और बड़े बड़े स्टार्स और गैलेक्सीज बनते रहे, और आज से करीब 5 बिलियन साल पहले बहुत सारे हाइड्रोजन एटम मिलकर सन को बनाए, और फ्यूजन होने की वजह से आज भी इसमें एनर्जी है। फिर और प्लेनेट बने, फिर हमारा सोलर सिस्टम तैयार हुआ, फिर हमारा अर्थ भी बना, लेकिन पहले ये बहुत गर्म था। फिर जब ये थोड़ा ठंडा हुआ तो लाइफ यहाँ सूटेबल हुई, यहाँ एटमॉस्फेयर बना और लिविंग क्रिएचर इंट्रोड्यूस हुए। तो दोस्तों ये था यूनिवर्स का क्रिएशन बिग बैंग के अकॉर्डिंग, और आज भी दोस्तों ये एक्सपेंड करता ही जा रहा है। अब दोस्तों एक ऐसा भी टाइम आएगा जब यूनिवर्स एक्सपेंड करना बंद कर देगा, इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी चीज़ आगे तब तक एक्सपेंड करती है जब तक उसमें एनर्जी रहती है। फिर दोस्तों एक ऐसा भी टाइम आएगा जब एक्सपेंड होना रुक जाएगा, फिर होगा दोस्तों एक्टिवेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जी हाँ, जब यूनिवर्स एक्सपेंड करना बंद कर देगी तब ग्रेविटेशनल फोर्स सारे पार्टिकल्स, यूनिवर्स के सारे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि भाई जिस एनर्जी से यूनिवर्स आगे बढ़ता जा रहा था वो एनर्जी तो खत्म हो गया ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अब सारे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, सारे प्लैनेट्स, सारे एस्टेरॉइड्स एक दूसरे के करीब आने लगेंगे और एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। यूनिवर्स श्रिंक होता जाएगा, इसे हम बिग क्रंच कहते हैं। सन सारे प्लैनेट्स अपने तरफ खींचेगा, एक स्टार दूसरे स्टार को अपने तरफ खींचेंगे, फिर सारे प्लैनेट गर्म होने लगेंगे, ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स और तेज़ी से श्रिंक होने लगेगा, सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से चिपकने लगेंगे और श्रिंक होते ही जाएंगे, और फिर वापस से वही बॉल बन जाएगा। फिर उस बॉल के अंदर एटम्स हिलेंगे, फिर बिग बैंग होगा, फिर यूनिवर्स बनेंगे, फिर यूनिवर्स श्रिंक होगा, बिग क्रंच होगा, और यही चलता रहेगा। और दोस्तों यही बिग बैंग थ्योरी कहती है। अब दोस्तों आते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। कौन दिया इस थ्योरी को? एल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के पहले आपको स्पेस टाइम को समझना होगा। दोस्तों न्यूटन भैया ने कहा था कि जो टाइम है वो यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ एक जैसा रहेगा, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन दोस्तों फिर आए आइंस्टीन और उन्होंने कहा कि टाइम रिलेटिव होती है, मतलब टाइम भी ब्रह्मांड के अलग अलग जगहों में अलग अलग हो सकती है, टाइम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइंस्टीन ने बताई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि जब किसी को लाइट के स्पीड से ट्रैवल कराया जाए तो वहाँ पर टाइम धीरे चलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको समझो कैसे। जैसे कि समझो आप अपने बड़े भाई को छोड़ने गए हो एयरपोर्ट और सुबह के 11 बजे उसकी फ़्लाइट है। अब आपके भाई का प्लेन टेक ऑफ करता है। अब उस प्लेन को 10 सेकंड तक लाइट के स्पीड से पूरी दुनिया में घुमाते हैं, और जब उस प्लेन से आपका बड़ा भाई उतरेगा तो वो देखेगा भैया जादू ये कि उसका एज तो उतना ही है, लेकिन आप भैया 80 साल के बूढ़े हो गए हो। मतलब आपके भाई के लिए प्लेन के अंदर स्पीड की वजह से टाइम स्लो चलने लगता है और आपके लिए टाइम वैसा ही चलेगा। तो यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और यही है टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट। अब आप बूढ़े हो गए, मतलब ऐसा समझो कि पूरी दुनिया बूढ़ी हो गई, लेकिन आपका भाई वो तो जवान है, मतलब उसने 10 सेकंड में 50-60 साल वो आगे बढ़ गया। यही है कॉन्सेप्ट है दोस्तों टाइम ट्रैवलिंग का। दोस्तों अब बात करेंगे हम ब्लैक होल की। इससे पहले कि आप ब्लैक होल को समझो, आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा टाइम स्पेस के बारे में। दोस्तों आप किसी चादर के चारों कोनों को किसी एक और आदमी के साथ मिलकर टाइट से पकड़ो। अब उस चादर के बीच में एक पत्थर रख दो। अब क्या होगा, पत्थर की वजह से चादर थोड़ा खिंचाएगा बीच की तरफ। दोस्तों यही होता है इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्लेनेट या कोई एस्टेरॉयड या कोई भी सब्सटेंस के चारों तरफ बनते हैं। और दोस्तों इसी वजह से अर्थ भी सन के चक्कर लगाता है। दोस्तों कोई भी हलचल इस यूनिवर्स में एक ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट करती है। अगर यूनिवर्स के किसी बड़े एरिया में एक्सप्लोजन होता है तो वहां से ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है। इवन दोस्तों अगर आप ताली भी बजाओगे तो उससे भी एक ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है, और अगर ग्रेविटेशनल वेव है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। दोस्तों ब्लैक होल की बात करते हैं।
ब्लैक होल जैसे इसका नाम है तो लगता होगा कि एक होल है, टनल है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों ब्लैक होल यूनिवर्स का एक पॉइंट है। दोस्तों इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ग्रेविटी क्या है हम सब जानते हैं, एक अट्रैक्शन है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पर मास बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ टाइम थोड़ा स्लो चलता है, और जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ किसी का मास भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक होल में ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ टाइम भी स्लो चलने लगता है। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहाँ टाइम स्लो चलता है, जहाँ यूनिवर्स के दो अलग अलग जगहों पे टाइम स्लो चलता है, वहाँ टाइम ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। दोस्तों इस यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक होल के नज़दीक भी जाता है तो ब्लैक होल उसे ट्रैप कर लेता है और उसे अपने ही अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। और वो ऐसा क्यों कर पाता है अभी देखेंगे। दोस्तों साथ ही साथ हमने हमेशा ये सुना होगा ना कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, कभी मुड़ नहीं सकता। अगर कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट जब तक उसके सामने ना जाए तब तक लाइट मुड़ता नहीं है या फिर रुकता नहीं है। लेकिन दोस्तों ग्रेविटी को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन जो ब्लैक होल में जो ग्रेविटी होती है उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट को भी बेंड कर सकती है। दोस्तों ब्लैक होल से लाइट वापस नहीं जा सकता, ब्लैक होल की ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट कर लेती है। अब दोस्तों क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है ब्लैक होल में, तो वहाँ टाइम भी स्लो चलेगा। और जब जो यूनिवर्स की किसी दो जगह में, मैंने आपको बताया टाइम अलग अलग चलता है, तो वहाँ टाइम ट्रैवलिंग होती है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लैक होल बनते कैसे हैं। दोस्तों पहले तो ये चीज़ समझ लो कि ब्लैक होल का ताकत उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता कि अगर ब्लैक होल का साइज बड़ा है तो उसकी पावर भी बहुत होगी। देखो दोस्तों जब बहुत सारे पार्टिकल्स यूनिवर्स के एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होकर जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बिग बैंग में बताया था कि जब यूनिवर्स की एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से श्रिंक होने लगते हैं। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो सारे प्लैनेट्स और सारे एस्टेरॉइड्स को अपने ऑर्बिट में बांध कर रखता है। अगर मान लो सन से एक और सन सेम पावर वाली अगर टकरा जाती है या जुड़ जाती है, अब जुड़ेगी इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें बहुत ज़्यादा है दोनों सन में, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी, यही ग्रेविटेशनल फोर्स कहती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के डबल होने की वजह से वो दोनों सन एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और मिल जाएंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि सन के खुद के अट्रैक्शन की वजह से अब उस सन की साइज आधी रह जाएगी। मतलब दोस्तों जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी वहाँ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो सकता है। मैंने आपको बिग बैंग में बताया ना कि एक टाइम तक आके सारे पार्टिकल चिपक कर एक बॉल बन जाती है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म ब्लैक होल के साथ भी है। पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि इनकी साइज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन ग्रेविटी का इम्पैक्ट उतना ही पावरफुल होता जाता है। अब हमने ये सुना होगा कि कोई भी चीज़ जब ब्लैक होल में जाती है तो वापस क्यों नहीं आती। दोस्तों क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी में जब कोई पार्टिकल जाता है उसमें भी और उस पार्टिकल में भी बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है, जिससे वो पार्टिकल या सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट के एटम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ने लगते हैं और श्रिंक होने लगते हैं और छोटे होकर इस पॉइंट में समा जाते हैं जिस पॉइंट को हम ब्लैक होल कहते हैं। दोस्तों जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में एंटर करते जाएगा उतना ब्लैक होल की ग्रेविटी की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक पेंसिल के नोक जितना ब्लैक होल 10 अर्थ को अपने अंदर ट्रैप कर सकता है और उसे पेंसिल के नोक जितना छोटा कर सकता है। दोस्तों ब्लैक होल यूनिवर्स की किसी भी हाई पावर ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट से बनना स्टार्ट हो सकता है। और दोस्तों ब्लैक होल में टाइम ट्रैवलिंग तो पॉसिबल है ही, लेकिन दोस्तों अभी तो ये सिर्फ थ्योरी में ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये था यूनिवर्स का मैकेनिज्म। एक्चुअल में दोस्तों यूनिवर्स को समझने के लिए आपको मैटर को समझना पड़ेगा और मैटर को समझने के लिए आपको एटम को समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को समझना पड़ेगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल पोजीशन हम अभी तक पता नहीं लगा पाया। अगर पता लगा लिए तो हम पूरे यूनिवर्स को एक थ्योरी से समझ सकते हैं, इतना बड़ा खजाना है इलेक्ट्रॉन के अंदर। और इस एटॉमिक लेवल को स्टडी करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की स्टडी होती है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लो आपके हाथ में फुटबॉल है, आपने उसे दीवार में मारा, तो नॉर्मल फिजिक्स तो यही कहता है कि वो दीवार में पड़ेगा फुटबॉल और वापस आपके पास आ जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि 0.0001% चांसेस है कि फुटबॉल उस दीवार को क्रॉस कर जाएगा, आर पार हो जाएगा।
खैर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। इसको समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी ज़रूरी है। दोस्तों ये एटॉमिक लेवल में होगा। जब हम क्वांटम वर्ल्ड यानी कि एटॉमिक वर्ल्ड में जाएंगे तो दीवार के एटम को फुटबॉल के एटम क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि एटॉमिक लेवल में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात एक और बताता हूँ। अगर अर्थ के सारे एटम से अगर सारे स्पेस हटा दूँ तो हमारा अर्थ एक एप्पल जितना छोटा हो जाएगा। सोचो इतना ज़्यादा स्पेस होता है एटॉमिक वर्ल्ड में। खैर इसकी बात हम फिर कभी करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।